सो हाय एवरीवन, देवेंद्र हेयर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज की वीडियो में हमने AKTU जो फर्स्ट ईयर का PPS सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के ऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करेंगे और हम 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ओके, तो अगर आप ये यूनिट कवर कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू तो आपके सेक्शन बी में जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन 1 वो भी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा और सेक्शन सी में जो ऑप्शन में आता है वो भी। और अगर आपका वर्स्ट केस रहा तो एक ही क्वेश्चन कवर होगा, वरना अगर आप पायलट अच्छे रहे इस साल या जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दोनों क्वेश्चन भी बन जाएंगे, भले ही आप ऑप्शनल में एक करना हो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इस PPS जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 101 या आप अगर इवन सेम में पढ़ रहे हैं तो आपका होगा BCS 201। ओके, इसका यहाँ पर सिलेबस मेंशन है। देन हम आते हैं कि अभी जो बात कर रहे हैं कि इसके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किए हैं उन क्वेश्चन का, ताकि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और आप आंसर उनका प्रॉपर लिख पाए। ठीक है, तो जो टॉपिक फर्स्ट है वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो क्वेश्चन है ये आया था 19 में, देन आया है 20 में, देन आया है 23 में, देन आया 24-5। ओके, तो देखिए ये मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक रहा है। ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं ये हमने प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसके बाद में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए। ऐसे नहीं है जैसे अभी तक आपने यूट्यूब में देखा होगा कि 1 घंटे में यूनिट 1 कंप्लीट और कुछ भी आकर के पढ़ा जा रहे हैं। नहीं, ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद है। तो आप इसको कवर करने के बाद एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे पास होने के चांसेस अच्छे हो रहे हैं और मतलब इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं मतलब प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है डेटा टाइप्स इन सी। तो डेटा टाइप्स इन सी वाला क्वेश्चन है 19 में आया है, या 23 में, देन ये फिर से आया 23 में मतलब इवन सेम में, देन ये आया 24-5 में। देन आते हैं स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लास का क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है और ये आया 19 में, 21 में, 23 में, 24-5। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन फोर्थ, ये है कंपाइलेशन प्रोसेस, इसमें सोर्स ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेबल। ठीक, देन इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम होता है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखेगा। एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट किए हैं ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाए कि वो क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे, क्योंकि सिर्फ टॉपिक से आप लोग नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन में अगर 1 या 2 टॉपिक इंक्लूडेड है तो आप कोई ना कोई स्किप कर सकते हैं। इसलिए मतलब प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर आंसर कर दीजिएगा। और जो हम इस यूनिट में कवर कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट आपके हर एक टॉपिक कवर हो जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, ये है हमारा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड लिंकर लोडर। ओके, तो इसका सेक्शन ए में आ जाता है 2 मार्क्स में भी, और अगर सेक्शन सी या बी में आता है तो उसमें डिफरेंसेस लिखने को आते हैं, तो इसको भी कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं और लास्ट में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसी नोट्स में 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रुकिए वेट, ये यहाँ पर 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके इस वीडियो को मतलब एंड तक में आपकी यूनिट 1 टोटली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1। गेट एंड डिलीट करना कि मेमोरी एलोकेट हो गई और डिलोकेट हो प्रोग्राम में। ठीक, और जो यूज्ड और फ्री मेमोरी का रिकॉर्ड भी रखता है कौन, ये मेमोरी मैनेजमेंट की जो यूज कर ली गई मेमोरी और जो फ्री मेमोरी भी यही रखेगा। वर्चुअल सपोर्ट करती है। इसमें क्या है, इसमें जो मेमोरी के हिस्से भी बचते हैं। ठीक, इसके थ्रू। देन फाइल मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है, तो इसके थ्रू फाइल्स को क्रिएट, रीड एंड कर। ठीक, फाइल से देखिए आपको समझ आ जाएगा कि जो फाइल है उसको हम डिलीट कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। मेमोरी से समझ आ जाएगा कि मेमोरी को एलोकेट कर पा रहे हैं और एलोकेट कर पा रहे हैं, और इससे हम ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि मेमोरी जो यूज्ड हो गई है। और इसमें वर्चुअल मेमोरी का भी है और ये प्रिवेंट करता है, ये करता है कॉन्फ्लिक्ट इसमें मेमोरी के एक्सेस में, कि अगर मतलब मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है। एक फाइल मैनेजमेंट भी कवर हो गया। तो हम आते हैं डिवाइस आईओ मैनेजमेंट। तो डिवाइस आईओ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर यूज करता है, बफरिंग एंड मैनेज करता है। ये क्या बफर करता है के लिए, प्रोसेस के लिए यूज डिवाइस ड्राइवर फॉर कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस होते हैं, और कंट्रोल इनपुट एंड, और ये इनपुट एंड सेकंड होता है स्टोरेज यूनिट, और थर्ड होता है हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ जो होता है वो होता है आउटपुट यूनिट। ठीक, अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा इनपुट यूनिट। ठीक, तो इनपुट यूनिट का काम होता है कि जो यूजर है तो उससे डेटा और इंस्ट्रक्शन को ले ले। ठीक, और वो कंप्यूटर के लिए। ठीक, इसलिए और फिर क्या होता है कि ये जो इनपुट यूनिट होता है ये जो मतलब यूजर का इनपुट है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, मतलब बाइनरी में चेंज करके दे देता है किसको, ये फिर हमारा पहुंचता है ये सीपीयू के पास में। ठीक, देन और ये जो डेटा है ये सबसे पहले जो मतलब इनपुट हमारी यूनिट से आता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है सबसे पहले जाता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक, और फिर
यहाँ से ही मतलब डायरेक्टली एक्सेस होता है किसका, सीपीयू का, ठीक। और ये मतलब इनपुट यूनिट, जो इनपुट डेटा लिया जा सकता है वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, या तो डिजिटल कैमरा से, ठीक। और यही होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक। यहीं से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है किसका, कंप्यूटर ऑपरेशन का। देन आते हैं हम सेकंड, जो है हमारा स्टोरेज यूनिट, ठीक। तो स्टोरेज यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट का काम होता है कि जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ठीक, और जो फाइनल आउटपुट है, उन सभी को क्या स्टोर करता है, ठीक ठीक, समझे ना। तो अब चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये जो स्टोरेज यूनिट है ये क्या स्टोर करता है। ये स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और इंटरमीडिएट रिजल्ट को एंड जो फाइनल आउटपुट है, ठीक। मतलब जब यूजर के पास जाता है आउटपुट, उससे पहले ये फाइनल आउटपुट को भी स्टोर करता है और जो इंटरमीडिएट मतलब रिजल्ट बन रहे हैं उसको भी, और जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किसके, यूजर के थ्रू, उसको भी स्टोर करता है कौन, स्टोरेज यूनिट। इसका ब्लॉक डायग्राम में ये है। इसके अंदर होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज, ठीक। तो जो भी इनपुट ने डेटा दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको भी स्टोर करेगा। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट दे रहा है सीपीयू, उसको भी स्टोर करेगा। फाइनल आउटपुट होगा उसको भी स्टोर करेगा आउटपुट यूनिट में भेजने से पहले, ठीक। ये है स्टोरेज यूनिट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक। तो जो मतलब प्राइमरी मेमोरी होती है, इसका डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू, ठीक। मतलब सीपीयू इससे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटा को, ठीक। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, जिस पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है उस डेटा को स्टोर करता है। और ये क्या है, ये है वोलेटाइल, मतलब अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, ठीक। एग्जांपल के लिए इसमें आता है रैम एंड कैशे मेमोरी। देन आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज यूनिट है जो कि स्टोर करती है डेटा एंड प्रोग्राम्स को, ठीक। और ये है नॉन वोलेटाइल, मतलब अगर पावर ऑफ हो जा रहा है तो भी डेटा हमारा सेव रहेगा, ठीक। ये लेकिन प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में स्लो होती है, बट इसकी जो मतलब कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, हाँ। तो आप चाहें तो ऐसे टेबल बना के भी अगर इसमें आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो भी आपका मतलब बेटर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में देख लें तो हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप में मतलब यूज होती है। देन आता है हमारा एसएसडी, सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव, ठीक। देन आते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक, जो है हमारा सीपीयू, मतलब इसी की एक यूनिट है ना, किसका, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में एक कंपोनेंट है हमारा सीपीयू, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आता है एक आता है कंट्रोल यूनिट, एक आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। तो सीपीयू के अंदर दो यूनिट है, ठीक है ना, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम एएलयू भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीयू को ये तो पढ़ा ही होगा बचपन से कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जितने भी कैलकुलेशन एंड डिसीजन होते हैं वो यही कैलकुलेट वगैरह होते हैं लिए जाते हैं, ठीक। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पहले देख लेते हैं। इसमें पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है जितने मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब, और जितने लॉजिकल भी हैं, मतलब ये जैसे एंड और या कंपैरिजन वाले जितने ऑपरेशन, तो वो भी इसी में होते हैं परफॉर्म, किसमें, एएलयू में। और जितने मतलब टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं वो सेंट बैक कर दिए जाते हैं कहाँ, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक। हमने बताया था ना कि मतलब प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू से, ठीक। मतलब सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी। देन आते हैं सीपीयू का जो एक और कंपोनेंट है, मतलब सब कंपोनेंट है ये कंप्यूटर का, तो ये है कंट्रोल यूनिट, ठीक। तो ये कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है किस पे, कंप्यूटर पे, उन सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कौन, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल से बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इसमें कंट्रोलिंग के लिए है, और मतलब अरिथमेटिक के लिए समझ सकते हैं जितने अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल यूनिट से आप यहाँ से लॉजिक से समझ सकते हैं जितने लॉजिकल ऑपरेशन है, मतलब एंड और कंपैरिजन, ये इसमें होते हैं एएलयू में, ठीक। तो यहाँ से आपके लिए ये हो जाएगा निमोनिक, कि आप इसको इजिली मतलब रिमेंबर कर पाए, ठीक। देन आते हैं हम हमारा आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है, ठीक। तो आउटपुट यूनिट मतलब प्रोसेस जो डेटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये कन्वर्ट करता है जो भी प्रोसेस्ड डेटा है उसको किसमें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब जो मतलब प्रोसेस्ड डेटा दे दिया गया स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाएगा, उसको ये किसमें कन्वर्ट करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। मतलब जैसे अभी आप यहाँ पर ये टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं, तो इसको जो सीपीयू ने मतलब प्रोसेस्ड किया होगा और वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर हुआ होगा, उसके बाद हम इसको यहाँ रीड कर पा रहे हैं ना, तो ये हुआ हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो ये हमारा आउटपुट यूनिट ही हमें दे रहा है, तभी हम इसको रीड कर पा रहे हैं, और ये डिस्प्ले करता है फाइनल रिजल्ट, ठीक। मतलब यूजर को ये फाइनल रिजल्ट शो करता है, ठीक है। और ये रिसीव करता है डेटा कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू से, ठीक। जो आउटपुट यूनिट है वो किससे मतलब डेटा रिसीव करता है, प्राइमरी मेमोरी या सीपीयू से, ठीक। यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिए इसका कंट्रोल भी किससे होता है, ये सीपीयू से, ठीक है। आउटपुट यूनिट का भी ये कंट्रोल फ्लो के लिए है ना, हम बताए थे, ठीक। ये कंट्रोल फ्लो के लिए, और ये है डेटा फ्लो के लिए, ठीक। तो ये कहाँ से डेटा एक्सेस कर सकता है, कर सकता है प्राइमरी से भी, मतलब यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज से भी, आउटपुट यूनिट और सीपीयू से इसका कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल पे है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये मतलब 7 मार्क्स का ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। कभी कभी एक और पार्ट में पूछ लेता है मेमोरी हायरार्की, ठीक। तो अब हम इसका जो बी पार्ट है वो होता है मेमोरी हायरार्की, ठीक। इसको भी कवर कर लेते हैं, ये हो सकता है सिंगल में भी पूछ लिया जाए। तो अब हम लोग बात कर लें कि मेमोरी हायरार्की, ठीक। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है, ये
एक मतलब अरेंजमेंट है किसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का। ठीक, जो कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज होती हैं उनका अरेंजमेंट है किस पे, जो कंप्यूटर सिस्टम पे यूज होती हैं। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एक्सेस टाइम। मतलब उस मेमोरी की कितनी स्पीड होगी, कितनी फास्ट वो काम कर पा रही होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब वो कॉस्टली है कि नहीं, और उसमें कितना डेटा स्टोर हो पा रहा है, यानी उसका साइज, बेसिस ऑफ साइज, और एक्सेस टाइम, मतलब वो कितनी फास्ट उससे हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर मेमोरी की हायरार्की बनाई गई है, मतलब उनको अरेंजमेंट दिया गया है। लाइक हम पहले जैसे मैथ में पढ़ते थे ना कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें सबसे पहले स्मॉल फिर से बिग, ऐसे। तो इसमें भी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टाइम। हमने एक मतलब मेमोरी के जो डिफरेंट टाइप्स है उनका एक अरेंजमेंट शो किया जो कंप्यूटर सिस्टम पे यूज होती है। ठीक, तो इसका यहाँ पर डायग्राम है, ऐसा आप कुछ आपको एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए इस हम डायग्राम को सबसे पहले समझ लें, और हाँ एक और आपके लिए मैं बता दूं तो इससे आपके लिए थ्योरेटिकल में थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छे से लिखने के लिए आंसर हो जाएगा, इसका नीड क्यों होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये आपके मन में आया होगा कि भैया इसका क्यों मतलब नीड होता है। तो देखो अगर कोई मेमोरी मतलब फास्ट है तो ये तो आप समझ सकते हो कि वो कॉस्टली होगी। ठीक है, कोई अगर मेमोरी मतलब चीप है तो वो मतलब स्लो होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब ये जो मेमोरी हायरार्की है ये यूज होती है, जिससे कि मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम हो। क्योंकि हम जैसे लैपटॉप बाय करते हैं तो सोचते हैं ना कि कॉस्ट भी कम हो और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। यही हो गया कि मतलब मेमोरी भी हम ऐसे ही अपने कंप्यूटर सिस्टम पे यूज करें कि उसका कॉस्ट भी कम आए और परफॉर्मेंस भी। तो इसलिए इसको हम लोग मतलब रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम ऐसा यूज कर पाए ठीक अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग अभी जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार आपको मैं समझा दूंगा कि ये किस ऑर्डर में यहाँ पर है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी हायरार्की। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसे। ठीक, तो जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे तो स्पीड जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी इन पे ज्यादा है। ठीक, और यहाँ पर कैपेसिटी कम है। ये जितने जो मतलब रजिस्टर हैं और जो कैश मेमोरी है, ठीक है ना, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं, मतलब ये जैसे सीपीयू रजिस्टर से लेकर के हम यहाँ आए मैग्नेटिक टेप तक, तो क्या हुआ, स्पीड हमारी हो गई डिक्रीज। ठीक है, जितना फास्ट यहाँ इसकी स्पीड होगी उसकी कंपेरिजन में इसकी बहुत ही कम होगी। ठीक, और कॉस्ट भी यहाँ पर डिक्रीज हो जा रही है जैसे हम डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, और जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जा रही है। मतलब अगर यहाँ पर हम थोड़ा ही डेटा स्टोर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोर कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, ये नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें 4 होते हैं। एक होता है रजिस्टर, एक होता है कैश मेमोरी, एक होता है मेन मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो रजिस्टर है, तो मतलब रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर लोकेटेड होते हैं, और ये फास्टेस्ट होता है। मतलब ये जितने हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फास्टेस्ट मेमोरी होती है क्या, ये मतलब रजिस्टर। ठीक, और ये स्टोर करता है डेटा इंस्ट्रक्शन जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके, और ये वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं रजिस्टर। ठीक, देन आते हैं हम अपने कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी क्या होती है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्लेस्ड होती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच में जो प्लेस्ड होती है ये हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक, ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है जिस डेटा या इंस्ट्रक्शन को मतलब फ्रिक्वेंटली यूज किया जाना है। ठीक, बार बार जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को, उसको हम अपनी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक, और ये क्या रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस कर देता है एक्सेस टाइम एंड और इंप्रूव कर देता है परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, और इसमें हम एसआरएएम टेक्नोलॉजी का यूज होता है। देन आते हैं हम मेन मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और हाँ मतलब नोट्स को जो आपकी कॉपी होगी एग्जाम कॉपी को, उसको प्रॉपर भरने के लिए आप इसका भी फुल फॉर्म एक बार मेंशन कर दें, ऐसे ऐसे करके आपके पेज भी भर जाए। ठीक है, अंदर की बात है। ओके, तो अब बात करते हैं कि मतलब टेम्पररी स्टोरेज होती है ये, जिसमें मतलब प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, वो होती है टेम्पररी। ठीक, और इस मतलब मेन मेमोरी से जो रैम से है, तो इससे सीपीयू मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है डेटा। ठीक, ये है तो ये है वोलेटाइल मेमोरी। अभी ऊपर हमने वोलेटाइल मेमोरी का डिस्कशन किया था कि वोलेटाइल मेमोरी ये होता है कि अगर आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, तो जो आपका डेटा है वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, और जो मेन मेमोरी है ये होती है स्लोअर इसकी कंपैरिजन में, मतलब कैश मेमोरी, बट फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो कैश मेमोरी मतलब सबसे फास्ट हो गई, फिर आ गई यहाँ पर ये मेन मेमोरी, फिर आ गई सेकेंडरी। ठीक, ओके, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो होती है परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। मतलब इसमें परमानेंटली जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है और जो प्रोग्राम है वो। लेकिन इसका डायरेक्टली एक्सेस सीपीयू से नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये जो मेमोरी हायरार्की, ठीक, यहाँ से ये कंपोनेंट्स। ठीक, ये देखिए यहाँ प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस है किसका, सीपीयू में। ठीक, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का नहीं है। ठीक,
ठीक, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना है तो पहले प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने यहाँ मेमोरी हायरार्की कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ, और इसका ये था कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन जो कॉस्ट है वो लो होती है। इसके एग्जांपल पर हार्ड डिस्क, SSD, CD DVD एंड पेन ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ तक में हमने जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड जो मेमोरी हायरार्की है उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो अब हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो वो है हमारा डेटा टाइप्स इन सी। तो अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन सी। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है कि जो डेटा टाइप इन सी है वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो डेटा है तो टाइप ऑफ डेटा क्या स्टोर करेगा। मतलब कोई अगर वेरिएबल हमने मेंशन कर दिया, लाइक एक्स हमने यहाँ मेंशन कर दिया, तो ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। मतलब इंटीजर करेगा कि किसी का नाम करेगा यानी स्ट्रिंग करेगा, तो ये और किसी भी द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट, ठीक। अगर कोई डेटा है तो उसको कितना मतलब मेमोरी एलोकेट की गई है ये स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप, ठीक है, समझे। और इसमें है कि मतलब जो उसकी वैल्यू है तो वैल्यू का रेंज क्या होगा। मतलब अगर कोई हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी क्या रेंज होगी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब इनफाइनाइट हम उसमें डेटा स्टोर कर देंगे, उसकी रेंज भी एक पर्टिकुलर होनी चाहिए। लाइक अगर हम कोई यहाँ नंबर मेंशन कर रहे हैं तो उसकी रेंज हमने कर दिया कि 1 से लेकर के 100 तक ही हम मार्क्स कर पा रहे हैं, तो ये इसकी रेंज स्पेसिफाई हो गई, ठीक। और यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन है तो ये करेगा कि मतलब कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक। और वेरिएबल है तो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक। यहाँ वेरिएबल है तो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये सब स्पेसिफाई क्या करते हैं डेटा टाइप्स इन सी में हम पढ़ते, ठीक। और फिर जो एक ये है ये हमारा फोर्थ पॉइंट्स। तो फोर्थ पॉइंट ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सी ऑपरेशन अलाउड होगी। मतलब अगर डेटा है तो डेटा में हम कैसी कैसी ऑपरेशन कर पा रहे हैं, लाइक हम प्लस कर पा रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक कर पा रहे हैं या हम लॉजिकल कर पा रहे हैं, ठीक। अर्थमेटिक और लॉजिक, ठीक। तो सिंपल वर्ड में बात करें तो डेटा टाइप जो है वो बताता है कंपाइलर को कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग यूज्ड, मतलब किस तरीके का डेटा या मतलब किस टाइप का डेटा यूज हुआ है और उसको कितनी मेमोरी का स्पेस रिक्वायर्ड है। मतलब ये जितने भी ऑपरेशन वगैरह अगर हमें करने हैं तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी की स्पेस रिक्वायर्ड है और किस टाइप का डेटा यूज किया गया है, ठीक। तो ये जो मतलब डेटा टाइप होते हैं यही बताते हैं किसको, ये बताते हैं जो कंप्यूटर पे मतलब कंपाइलर होता है, ठीक, उसको। तो चलिए बात करते हैं बेसिक जो है हमारे प्राइमरी डेटा टाइप इन सी। तो उसमें इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, कैरेक्टर आता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आते हैं। तो इसमें जो बेसिक डेटा टाइप है वो हो गया मतलब इंटीजर और फ्लोट और डबल, देन आता है कैरेक्टर। तो इसके लिए यहाँ पर हमने टेबल बनाई हुई है। तो इसमें एक साइड यहाँ हो गया डेटा टाइप और यहाँ हो गया मेमोरी ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और इसका फॉर्मेट क्या होगा स्पेसिफायर में, तो %C से इस फॉर्मेट को हम स्पेसिफाई कर पाएंगे और इसकी रेंज होगी हमारी -128 से लेकर के +127 तक, ठीक। सेम ऐसे इंटीजर 2 बाइट की करेगा मेमोरी ऑक्यूपाइड और इसका फॉर्मेट जो स्पेसिफाई होगा वो होगा %D से। जो फ्लोट है ये करेगा 4 बाइट और इसका परसेंटेज है। सेम ऐसे डबल जो कि 8 बाइट, ओके। देन हम अब पढ़ते हैं कि बेसिक डेटा टाइप की एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1। तो हमारा फर्स्ट आया था इंटीजर, ठीक। तो जो इंटीजर है वो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए क्या, होल नंबर, ठीक। होल नंबर लाइक 0 से लेकर के हम पूरे, और ये है तो ये स्टोर कर सकता है पॉजिटिव भी और निगेटिव वैल्यूज भी, ठीक है। इंटीजर तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू को इंटीजर बोलते हैं। तो ये स्टोर कर सकता है बोथ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी और निगेटिव वैल्यू। और ये किस लिए यूज किया जाता है कॉमनली, ये यूज किया जाता है काउंटिंग के लिए। लाइक हमें अगर मतलब काउंटिंग करनी है नंबर्स की, और इंडेक्सिंग के लिए मतलब किसी अगर हमारे कोई डाटा दिया हुआ है तो उसकी हमने इंडेक्सिंग कर दिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 पे हो गया कोई, ठीक। फर्स्ट पे राम हो गया, सेकंड पे देवेश हो गया, देवेश पांडे, ठीक है। एंड लूप कंट्रोल, ओके। तो और मतलब लूप का कंट्रोल कि अगर कोई हमने लूप लगाया तो वो कितनी बार चले उसके बाद वो लूप टर्मिनेट हो जाए, इसके लिए भी हम इंटीजर का यूज करते हैं, ठीक। देन आता है रिक्वायर्ड 2 बाइट ऑफ मेमोरी, और इसको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ मेंशन किया था ना कि इसमें मतलब मेमोरी की मतलब ऑक्यूपेशन कितनी होगी, तो इंटीजर के लिए होती है 2 बाइट, ठीक। हाँ, देन आते हैं फ्लोट सेकंड जो है, ये यूज होता है किस लिए, मतलब डेसिमल और रियल नंबर स्टोर करने के लिए, ठीक। और जो सेकंड है तो ये है प्रोवाइड करता है सिंगल प्रिसीजन इन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक। देन आते हैं हम ये थर्ड पॉइंट। तो ये कब होता है, जब हमें मतलब लेस प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड होती है। मतलब कोई अगर हमें क्वांटिटी या कोई डेटा स्टोर करना है उसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब प्रिसीजन के लिए, ठीक। और ये रिक्वायर करता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। यूज वेयर लेस प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। हाँ, जहां पर प्रिसीजन मतलब लेस रिक्वायर्ड हो वहां पर हम फ्लोट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल और हम रियल नंबर के में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है ना। तो अभी हमने आप पढ़ लिया इंटीजर, देन हमने कवर कर लिया फ्लोट, अब हम करते हैं डबल, ठीक। हाँ, देखिए अगर हमें यहाँ पर मतलब लेस प्रिसीजन है, लाइक हमें कोई स्टोर करना है डेटा 0.05, ठीक। तो उसके लिए हम
यूज करेंगे क्या, फ्लोट, ठीक। और अगर हमें इससे भी ज्यादा मोर एक्यूरेट करना है लाइक 0.567, ठीक, ये भी देखिए अप्रॉक्स वही हो रहा है हमारा 0.6 के अप्रॉक्स, ठीक। तो लेकिन इसके लिए हमने यूज किया है डबल, और इसके लिए हम कितना यूज कर रहे थे, यहाँ हम कर रहे थे 0.5 ही, ओके। और इसका यूज होता है, इसको भी यूज होता है, मतलब इसमें हम कर सकते हैं स्टोर लार्ज डेसिमल वैल्यू, मतलब और भी इसके बाद में अगर चीजें आ जाए ना यहाँ 7, तो इसमें हम लार्ज डेसिमल वैल्यू को, लेकिन इसमें है तो इसमें हम रियल नंबर को भी कर सकते हैं स्टोर और डेसिमल नंबर को भी, किसमें, मतलब फ्लोट डेटा टाइप में। और ये मतलब बहुत एक्यूरेट होता है, मतलब मोर देन किससे, फ्लोट से ज्यादा। और ये रिक्वायर करता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक। और देखिए ये जो फ्लोट है इसमें रिक्वायर होती है 4 बाइट ऑफ मेमोरी, जो इंटीजर है उसमें रिक्वायर होती है 2 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक। देन आते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर यूज होता है क्या स्टोर करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर, ठीक। जो कैरेक्टर होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं क्या यूज करके, ASCII को, ठीक। और इसको रिक्वायर होता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक। ये कॉमनली यूज कहाँ होते हैं, ये यूज किए जाते हैं फॉर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर के लिए। देखिए यहाँ पर पहले हमने पढ़ लिया था प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक, मतलब बेसिक डेटा टाइप जो थे हमारे, ये मतलब प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है। तो आप ये जब आंसर लिखें तो पहले आप यहाँ पर बना दें डेटा टाइप, ठीक, देन इधर बना दें आप, यहाँ बना दें प्राइमरी, और यहाँ पर बना दें आप डेराइव, ठीक। फिर इसके बाद ऐसे बना देंगे तो मतलब इसलिए जो आपका एग्जामिनर है तो देख पाएंगे, ठीक। तो अब आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो जो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं वो ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो मतलब डिराइव्ड होते हैं किससे, बेसिक डेटा टाइप से, ठीक। जो अभी हमने बेसिक डेटा टाइप पढ़े उन्हीं से मतलब डिराइव्ड होते हैं, ठीक। किस लिए होते हैं, स्टोर करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने, क्योंकि अभी तक जो हम डेटा टाइप पढ़े हैं वो एक सिंपल डेटा ही को ही स्टोर कर पाएंगे, ठीक। और इन्हीं से अगर हम डिराइव करते हैं कुछ डेटा टाइप तो वो उनकी हेल्प से हम स्टोर कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को, ठीक। तो पहला है हमारा जो डिराइव्ड डेटा टाइप, वो है हमारा एरे, देन है पॉइंटर, देन है स्ट्रक्चर, देन है यूनियन, ठीक। अब बात करते हैं फर्स्ट डिराइव्ड डेटा टाइप की। तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप डेटा एलिमेंट, ठीक। अगर सेम टाइप के हम डेटा एलिमेंट का कलेक्शन स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस डेटा टाइप, ठीक। इसमें जितने भी मतलब एलिमेंट हैं वो स्टोर होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मतलब इन सभी मतलब कॉन्टिन्यू एक हम मेमोरी एलोकेशन में इनको स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल पर अभी आपको समझाते हैं, ठीक। यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम, ठीक। एक ही सिंगल वेरिएबल नेम का यूज करके हम इसमें मतलब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर, लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल में शो किया है इंटीजर A5, ठीक है। तो इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, ठीक। और वो कॉन्टिन्यूअस होंगी हमारी, मतलब कॉन्टिग्यूअस हमारा मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक, मतलब एरे में, ठीक। इसमें सेम टाइप का डेटा एलिमेंट, लाइक अगर हमने यहाँ पर कुछ स्टोर किया, पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया इंटीजर A, तो यहाँ पर हम नंबर ही स्टोर कर पाएंगे, ठीक, लाइक 5 6 7 8 1 2 3 4, इस तरीके से हम मतलब 5 एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे। ये शो करता है कितने एलिमेंट इसमें हम स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक। देन आते हैं हम सेकंड जो है हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक। एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, ठीक। देखिए इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन हम आते हैं सेकंड इसका पॉइंट। तो ये यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड फंक्शन कॉलिंग में, ठीक। और ये हेल्प करता है इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक। मतलब इफिशिएंटली मेमोरी का मैनेजमेंट कर पाते हैं, जो मतलब मेमोरी का मतलब एलोकेशन है डेटा के लिए वो वेस्ट नहीं जाता इतना, एक एग्जांपल के लिए इंट स्टार। देन आते हैं थर्ड हमारा जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप है, ये है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक। तो जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, और इसमें ईच मेंबर के पास हैज इट्स ऑन सेपरेट मेमोरी लोकेशन, हर एक मेंबर के पास खुद की एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक। ये यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, रियल वर्ल्ड एंटिटीज, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर डिराइव्ड डेटा टाइप यूज किया जाता है। इसका कुछ एग्जांपल ऐसे है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसमें मतलब यहाँ पर मतलब इंट में होगा रोल नंबर और फ्लोट में उसके मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है कि जो रोल नंबर होगा वो इंटीजर में होगा, मार्क्स जो है तो फ्लोट में होंगे, लाइक किसी के मार्क्स 56.5 आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसके लिए डेटा टाइप यहाँ पहले से डिक्लेयर किया है फ्लोट, और जो रोल नंबर लाइक यहाँ 5 है तो हमेशा इंटीजर में ही होगा, इसलिए 5 हो गया, ठीक। तो इससे आपका डेटा टाइप का मतलब कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो जा रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने जो डिराइव्ड डेटा टाइप यूज किया है वो किया है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्ट और स्टूडेंट, ये मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज के लिए यूज होता है स्ट्रक्चर। देन आते हैं हम फोर्थ डिराइव्ड डेटा टाइप में। तो ये अ यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर, ठीक। जो यूनियन है मतलब ये हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है ना फोर्थ, तो ये भी सिमिलर है किसकी तरीके, स्ट्रक्चर की तरीके, ठीक। इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो शेयर करते हैं सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक। लेकिन जो एक मेंबर होता है वो स्टोर कर पाता है डेटा एट अ टाइम, ठीक।
एक सिंगल टाइम पर, एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही जो मेंबर है वो स्टोर कर पाएगा डेटा, और ये यूज किया जाता है इसका मतलब मेमोरी को सेव करने के लिए। तो इसके एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने डिफाइन किया अपने डेराइव डेटा को, टाइप को, वो हो गया यूनियन, और इसके अंदर डेटा आएगा, इसमें इंटीजर होगा i और फ्लोट होगा, मतलब फ्लोट से f। और कंक्लूजन के लिए बात कर लें तो ये डेटा टाइप क्यों यूज होते हैं, ये यूज किए जाते हैं जिससे हम एफिशिएंट मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम स्टोर, उस मतलब मेमोरी की कैपेसिटी थी कि हम थाउजेंड्स ऑफ डेटा स्टोर कर पाए, लेकिन हमने अपने डेटा टाइप नहीं सही से उसमें मतलब स्टोर किए हैं, पहले हमने इंश्योर किया है, इस वजह से हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली नहीं हो पाया। देन जो इसका सेकंड की पॉइंट्स है, तो इसमें बेसिक डेटा टाइप स्टोर सिंपल वैल्यूज। जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो स्टोर कर पाते हैं सिंपल वैल्यूज को, और जो डेराइव डेटा टाइप होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए डेराइव्ड डेटा टाइप किए गए हैं, और डेराइव्ड डेटा जो है वो बेसिक डेटा से ही बने हुए, मतलब जितने प्राइमरी डेटा थे। ठीक है, तो पहले डेटा टाइप आएगा, बताए थे ना, तो ऐसे बना देना। ठीक, पहले डेटा टाइप हो गया, इधर साइड पर कर देना मतलब डेराइव्ड, और इधर कर देना तुम प्राइमरी। ठीक, देन आते हैं कि प्रॉपर यूज ऑफ डेटा टाइप इंप्रूव कर देता है क्या, प्रोग्राम की एफिशिएंसी एंड रीडेबिलिटी। ठीक, अगर हम प्रॉपर डेटा टाइप का यूज कर लेते हैं तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है एंड उसकी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर दो टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे नोट्स में यही वाला इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वेट। ओके, तो इसमें है पहले डिफिनीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये जो होता है, तो अगर इधर यूजर है, ठीक, जैसे हम हो गए, और यहाँ पर कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर है, ठीक, तो उनके बीच में ये इंटरफेस कवर करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और ये मैनेज करता है ऑल दी हार्डवेयर रिसोर्सेज, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडेड है उनको मैनेज करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो भी कौन कंट्रोल करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ठीक, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये मतलब ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक, तो देखो एक मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या क्या होगा, जो यूजर है तो डायरेक्टली हार्डवेयर का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक, और जो मतलब प्रोग्राम है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जो मेमोरी, सीपीयू फाइल्स कुछ भी मैनेज नहीं होगा। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का बैकबोन भी मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और हाँ, कुछ रूल्स बता देता हूं जो कि आप अपने नोट्स में वहां एग्जाम की कॉपी मेंशन कर दीजिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन रोल क्या होते हैं। एक पहला उसका रोल हो गया हार्डवेयर को मैनेज करना, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर को रन करने का प्लेटफॉर्म देना, थर्ड हो गया यूजर को सिस्टम यूज करने में हेल्प करना। ठीक, इसके एग्जांपल के लिए कुछ बता दूं, अभी तो आ जाएंगे वैसे, लाइक हमारा विंडो हो गया, हमारा लिनक्स हो गया, और जो आईफोन वाले हैं उनके लिए मैक हो गया, और एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, हो सकता है आईफोन वाले भी कुछ देख रहे होंगे, वो पर्सनल कमेंट कर देना। ठीक है भाई मेरा दोस्त भी है, वो भी पढ़ रहा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर माय फ्रेंड, वो मेडिकल इश्यू की वजह से पास नहीं हो पाया था, इस बार अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, तो बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो देखो ये टाइप्स जो हैं, तो मतलब AKTU के जैसे एग्जाम में देखें तो बार बार आए हुए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डिफाइन करो और उसके टाइप भी। तो पहला टाइप हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जॉब को मतलब बैच में कलेक्ट किया जाता है। ठीक, और एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ हो जाए, तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, और इसमें यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है, और ये सुटेबल है फॉर लार्ज कैलकुलेशन। एग्जांपल के लिए अर्ली IBM सिस्टम, जो स्टार्टिंग में मतलब IBM का सिस्टम आया था वो इस पर बेस्ड था। ठीक, तो इसके लिए एक मैं लाइन बता दूं कि जैसे मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जीक्यूट करता है जॉब को इन बैचेस, मतलब बैचेस में। ठीक, हाँ, मतलब विदाउट यूजर इंटरेक्शन, बिना यूजर के इंटरेक्शन के जो भी जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। देन आते हैं सेकंड, जो है हमारा
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो इसमें मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या हो गया कि मल्टीपल जो प्रोग्राम होते हैं वो केप्ट होते हैं इन मेमोरी एट अ सेम टाइम। एक ही मतलब सेम टाइम पर जो मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं मेमोरी में। देन सेकंड पॉइंट है, तो सीपीयू एक दूसरे मतलब प्रोग्राम पर स्विच करता रहता है। लाइक बहुत सारे प्रोग्राम है ना एक ही टाइम पर, तो जो सीपीयू है वो स्विच करता रहता है मतलब डिफरेंट प्रोग्राम में। ठीक, इससे क्या होता है, इससे जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे सीपीयू का आइडियल टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स। ठीक, एक एक एग्जाम्पल सबके याद कर लीजिए। ठीक, देन आते हैं हम, जो थर्ड है वो है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो सीपीयू टाइम शेयर्ड एमंग मल्टीपल यूजर। ठीक, तो जो सीपीयू है तो वो अपना टाइम शेयर करता है किसका? मल्टीपल यूजर्स के बीच। मतलब इसमें ये हो गया कि जो मल्टीपल यूजर्स हैं तो एक ही सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो वो हर के साथ में टाइम शेयर करते हैं। ठीक, मतलब हर यूजर है तो उसको एक मतलब टाइम स्लाइस मिलता है, मतलब पर्टिकुलर एक पीस मिल जाएगा टाइम का कि इतनी देर तक तुम वर्क कर लो। और इससे क्या होता है, इससे जो मतलब फास्ट रिस्पॉन्स है वो मिल जाता है। ठीक, मतलब ये प्रोवाइड करता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। एग्जाम्पल के लिए हो गया लिनक्स एंड यूनिक्स। ठीक, अब थर्ड आते हैं, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको RTOS बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आउटपुट देता है। ठीक, तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट विद इन फिक्स्ड टाइम लिमिट। ठीक, एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक, और ये यूज होता है यूज्ड वेयर टाइम इज क्रिटिकल। ठीक, मतलब जहां टाइम क्रिटिकल सिस्टम में यूज किए जाते हैं ये। ठीक, एग्जाम्पल के लिए इसका हार्ड RTOS हो गया, सॉफ्ट RTOS हो गया। एग्जाम्पल के लिए एम्बेडेड सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक, समझे ना कि मतलब टाइम क्रिटिकल, जैसे एयर क्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है तो वहां पर टाइम की तो है ना बाउंडेशन की एक पर्टिकुलर इतना कम टाइम है और उसी के बीच में तुम्हें आउटपुट देना है। ठीक, तो यहाँ पर मतलब फास्ट होनी चाहिए चीजें। ठीक ठीक, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही मतलब क्विक होना चाहिए। ठीक, देन आते हैं हम फिफ्थ। तो फिफ्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। एक मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ नेटवर्क। एक इसमें जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? एक नेटवर्क के थ्रू, और रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं अमंग सिस्टम, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इससे मतलब परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल के लिए एक इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिक्स सिस्टम। ठीक, देन आते हैं हम सिक्स टाइप में, ये होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम न बचे तो आप 4-5 भी मेंशन कर देंगे तो भी काफी हो जाएगा, ये 6-7 एक्स्ट्रा में है। ठीक, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये रन करता है सर्वर पे एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेस, और ये नेटवर्क रिसोर्सेस को मैनेज करता है और रन करता है सर्वर में। ठीक, और जो नेटवर्क रिसोर्सेस को मैनेज कर लिया और सर्वर पे रन करता है। ठीक, जो नेटवर्क रिसोर्सेस मैनेज भी कर लिया। देन आते हैं हम फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग अलाउ कर। इसमें क्या है? अलाउ फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटिंग शेयरिंग। ठीक, एग्जांपल के लिए हो गया मतलब विंडो सर्वर एंड नॉवेल नेटवेयर। देन आते हैं हम सेवेंथ टाइप में, ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ये डिजाइन किए जाते हैं स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स के लिए, जो भी मतलब हम अपने मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं टच इंटरफेस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस को। ठीक, इसमें मतलब मोबाइल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और इसमें टच इंटरफेस भी होता है लाइक एंड्रॉइड एंड iOS। अब बात करते हैं हम यही ऑपरेटिंग सिस्टम में कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखो, आपको ये टॉपिक मतलब लेंदी लग रहा होगा पर लेंदी नहीं है, आपको इसलिए चीजें समझ आ गई होंगी, हमने डिटेल्ड में कवर किया है ताकि आपके पास वहां लिखने के लिए 2 से 3 पेज का कंटेंट हो तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक, 4 पेज का कंटेंट अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम पे आप 3 पेज ही लिख। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें क्या होता है मतलब प्रोसेस को क्रिएट करना और उनको डिलीट करना। ठीक, एलोकेट CPU टू प्रोसेस। ठीक, CPU को एलोकेट करना किसके लिए? प्रोसेस के लिए। ठीक, और हैंडल करना प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन एंड शेड्यूलिंग, और मतलब मल्टीटास्किंग मैनेज करना। ठीक, देन आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया तो मेमोरी का एलोकेट एंड डिलोकेट करना कि मेमोरी एलोकेट हो गई और डिलोकेट हो गई किसके लिए? प्रोग्राम में। और जो मतलब यूज्ड और फ्री मेमोरी का रिकॉर्ड भी रखता है कौन? ये मेमोरी मैनेजमेंट की जो यूज कर ली गई मेमोरी और जो फ्री मेमोरी है उसका रिकॉर्ड भी यही रखेगा। और इसमें वर्चुअल मेमोरी भी सपोर्ट करती है और
इसमें क्या है, इसमें जो मतलब मेमोरी के कॉन्फ्लिक्ट से भी बचते हैं, ठीक, इसके थ्रू। फाइल मैनेजमेंट आता है, तो फाइल मैनेजमेंट एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या होता है, तो इसके थ्रू फाइल्स को क्रिएट, रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक। फाइल से देखिए आपको समझ आ जाएगा कि जो फाइल है उसको हम डिलीट कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं, ठीक। और मेमोरी से समझ आ जाएगा कि मेमोरी को एलोकेट कर पा रहे हैं और हम मेमोरी को डीएलोकेट कर पा रहे हैं, ठीक। और इससे हम ये ट्रैक कर पा रहे हैं कि मेमोरी जो यूज्ड हो गई या फ्री है। और इसमें वर्चुअल मेमोरी का भी ये सपोर्ट करता है और ये प्रिवेंट करता है क्या, ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें मतलब मेमोरी के एक्सेस में, कि अगर मतलब मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है, अलग अलग प्रोसेस है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स। एक फाइल मैनेजमेंट भी कवर हो गया। अब हम आते हैं डिवाइस आईओ मैनेजमेंट। तो डिवाइस आईओ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर यूज करता है, बफरिंग एंड स्पूलिंग मैनेज करता है, एक मैनेज करता है, ये क्या, बफरिंग एंड स्पूलिंग एलोकेट करता है डिवाइसेस, किसके लिए, प्रोसेस के लिए। यूज डिवाइस ड्राइवर फॉर कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस ड्राइवर यूज होते हैं। और कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। आते हैं फिफ्थ जो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, हार्ड डिस्क स्पेस मैनेज करता है, फ्री एंड ऑक्यूपाइड स्पेस ट्रैक करता है, स्टोरेज इफिशिएंटली एलोकेट करता है। देन आते हैं हम सिक्स्थ टाइप, जो कि सिक्स्थ है हमारा फंक्शन किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, और यूजर ऑथेंटिसिटी मतलब यूजर को ऑथेंटिसिटी मतलब प्रोवाइड करना, और एक्सेस परमिशन कंट्रोल करना कि कौन कौन एक्सेस कर पा रहे हैं, कौन नहीं करेगा। सबको एक्सेस नहीं दे पाएंगे ना, कोई पर्टिकुलर ही होगा जिसको एक्सेस मिले, और उसका ऑथेंटिकेशन भी रहे, प्रॉपर वेरिफिकेशन, ठीक। और ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज का मिसयूज करने से इसको प्रिवेंट कर पाता है, मतलब बचा पाता, रोक पाता है। फिर आते हैं यूजर इंटरफेस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो की रोल प्ले करने वाला फंक्शन है। तो ये यूजर इंटरफेस क्या हो गया, यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन जो बिल्ड करता है, लाइक अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यही यूजर इंटरफेस है, मतलब यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन के लिए, ठीक। ये सपोर्ट कमांड लाइन इंटरफेस, इसके अंदर पर CLI आ जाता है एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस आ जाता है, ठीक। GUI मेक द सिस्टम यूजर फ्रेंडली, और ये सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। तो कंक्लूजन के लिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसी को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं आपका जब क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट मैनेजेस हार्डवेयर, कंट्रोल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजर। Without an operating system, a computer cannot function efficiently. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर efficiently फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजर के लिए, और ये मैनेज करता है हार्डवेयर को, कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मान, ठीक। अब हम आते हैं स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल इन C, ठीक। एक और हमारा टॉपिक है जो स्टोरेज क्लास, इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, ठीक। मतलब 23 में भी आया था हमारे टाइम में, 24 में भी आ चुका है, 25 में भी, अब ये आ हिस्सा। देन अब आते हैं इसके डिफिनीशन, कि डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो स्टोरेज क्लास इन C डिफाइन क्या क्या डिफाइन करता है, तो स्टोरेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि डेटा और मतलब प्रोग्राम को सेव करना, ताकि फ्यूचर में उनको यूज किया जा सके। तो स्टोरेज मेनली सेकेंडरी मेमोरी को रिफर किया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ऊपर हमने उस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में देखा था ना कि जो स्टोरेज यूनिट थी, लाइक यहाँ पर स्टोरेज यूनिट थी, और यहाँ CPU था, यहाँ था CPU, और यहाँ थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ थी प्राइमरी मेमोरी, ठीक। तो स्टोरेज जो है तो इसी को रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ परमानेंट डेटा स्टोर, ठीक है। तो जो स्टोरेज क्लास है, स्टोरेज क्लास द स्कोप ऑफ वेरिएबल वेयर इट कैन बी एक्सेस, इससे मतलब लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, हाउ लॉन्ग इट एग्जिस्ट इन मेमोरी, मतलब लाइफ टाइम भी डिफाइन करता है कि किसका वेरिएबल का, कि वो कब तक एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, और स्टोरेज लोकेशन और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है वेयर, हाउ लॉन्ग एंड हाउ वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब कि कहां पर और कब तक और कैसे जो वेरिएबल है वो स्टोर रहेगा किसमें, मेमोरी में, ठीक है ना, ओके। तो देखिए हम एक बार और इसको कवर कर लेते हैं। तो जो स्टोरेज क्लास इन C वो डिसाइड करता है वेरिएबल का स्कोप, मतलब कहां एक्सेस हो सकता है। दूसरा हो गया लाइफ टाइम, ठीक। तो लाइफ टाइम में मतलब कितनी देर मेमोरी में रहेगा। चौथा जो है वेरिएबल के लिए ये, ठीक। तो मतलब वेरिएबल कहां स्टोर होगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक। एग्जाम डेफिनेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप, लाइफ टाइम, स्टोरेज लोकेशन एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक। इन सभी को
कंक्लूड करके। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी नीड क्यों होती है, ठीक है। तो यार सिंपल वर्ड में समझो कि हर वेरिएबल के लिए मतलब ये डिसाइड करना होता है कि वो वेरिएबल कब क्रिएट होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा, और मतलब प्रोग्राम कौन से पार्ट में यूज होगा। ये सब कंट्रोल स्टोरेज क्लासेस ही करती हैं, ठीक है ना। ओके, तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो सी प्रोवाइड करता है फॉलोइंग 4 स्टोरेज क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक। ये हमारा स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल इन सी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देन यहाँ मेंशन है कि आ स्टोरेज क्लास इन सी डिफाइन। ओके, तो स्टोरेज क्लास सी में क्या क्या डिफाइन करता है, क्या क्या डिसाइड करता है। तो ये फर्स्ट करता है द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, वेयर इट कैन बी एक्सेस, मतलब एक वेरिएबल का वो कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, उसकी लाइफ टाइम कि वो कब तक एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, कब तक रहेगा। ठीक, स्टोरेज लोकेशन और उसकी लोकेशन कहाँ होगी, वो कहाँ स्टोर होगा, और उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक, सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक जो स्टोरेज क्लास होता है वो डिसाइड करता है कि ये वेरिएबल है कहाँ स्टोर होगा, कहाँ से एक्सेस होगा, हाउ लॉन्ग, कब तक रहेगा स्टोर, और हम कैसे कर सकेंगे स्टोर उसको मेमोरी में। ठीक, तो अब इसके यहाँ टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास इन सी। तो सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास के टाइप क्या होते हैं। तो ये 4 स्टोरेज क्लासेस को प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज। फर्स्ट होता है ऑटो, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है स्टैटिक, फोर्थ है एक्सटर्नल। ओके, तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। और हाँ, इनके बीच में यहाँ पर एक टेबल में डिफरेंसेस हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और इसको हम लोग बाद में भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहले हम 1 बाय 1 देख लेते हैं स्टोरेज क्लासेस के टाइप। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टोरेज क्लास क्यों ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसकी नीड क्या होती है। तो यार सिंपल वर्ड में तुम्हें मैं समझा दूं कि मतलब हर एक वेरिएबल के लिए ये मतलब डिसाइड करना होता है कि ये कब क्रिएट होगा, कब ये हमारा डिस्ट्रॉय होगा, और जो प्रोग्राम है वो कौन से पार्ट में यूज हो सकता है। और ये सबका कंट्रोल किसके पास होता है, इसका होता है स्टोरेज क्लास के पास। ओके, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ऑटो स्टोरेज क्लास। तो ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है, इसमें होता है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल। ठीक, इसको यानी सिर्फ हम ये जो है तो ये मतलब ब्लॉक और फंक्शन के अंदर ही रहेगा। इसकी लाइफ टाइम जब तक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक रहेगी। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी देखें तो इसमें होती है गार्बेज, ठीक है ना। स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक और फंक्शन इन विच इट डिक्लेयर्ड, और इसका लिमिटेड है स्कोप। देन हम आते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पर ये है कि वाइड मेन देन ऑटो इन 10, देन इसको हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो यार इजी लाइन तो मैं बता दूं कि जो मतलब ऑटो वेरिएबल फंक्शन के स्टार्ट में बनता है और ये फंक्शन के एंड में डिस्ट्रॉय हो जाए। ये जो ऑटो है तो ऑटो वेरिएबल फंक्शन के स्टार्ट में बनता है, यहाँ फंक्शन के स्टार्ट में बनता है, ठीक है ना, और फंक्शन के एंड में ये हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन हम आते हैं सेकंड जो है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या हो, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करें तो इसमें वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल आर स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर, मतलब मेन मेमोरी में ना हो करके ये स्टोर होता है सीपीयू रजिस्टर। एक्सेस टू रजिस्टर वेरिएबल इज फास्टर, और मतलब रजिस्टर वेरिएबल में से एक्सेस करना फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। स्कोप एंड लाइफ टाइम आर सेम एज ऑटो, और इसकी लाइफ टाइम और स्कोप ये सेम ही होता है जितना मतलब ऑटो स्टोरेज। देन इसका जो एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज करके इसका एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसके लिए मैं बता दूं आपको इजी, लूप काउंटर्स और फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल के लिए हो। ठीक, हाँ, इसका यूज कब होता है, इसका होता है लूप काउंटर्स और फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल के लिए। देन आते हैं थर्ड, ये है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से कह सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी-कभी। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन कॉल के बीच में रिटेन होती है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है तो लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम रहेगी इंटायर प्रोग्राम, मतलब ये जो स्टोरेज क्लास है इसकी लाइफ टाइम इंटायर मतलब प्रोग्राम रहेगी, यानी पूरे प्रोग्राम के लिए रहेगी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 ले। स्कोप क्या रहता है, लोकल भी रहता है और ग्लोबल भी होता है डिपेंडिंग ऑन डिक्लेरेशन, जब हम डिक्लेयर करते हैं उस पर डिपेंड। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ है वाइड काउंट स्टैटिक एंड, ये स्टैटिक हमने यूज किया है तो स्टैटिक हमारी यहाँ स्टोरेज क्लास हो गई। देन ये रहा, और फिर इसको काउंट लगा करके हमने इसको ये कर दिया, यहाँ आउटपुट हमें ये मिल गया। तो और हाँ, नोट्स को आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी, तभी आपको याद रहेंगे, वरना ये जो प्रोग्राम वगैरह छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल के भूल जाइए। आते हैं और ये हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, हाँ, इसके पहले देखो मैं बता दूं कि हमने जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास पढ़ा था, तो स्टैटिक वेरिएबल मतलब प्रिजर्व देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। ठीक, तो फंक्शन कॉल के बीच में स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो अपनी वैल्यू को मतलब प्रिजर्व करके रखे, ठीक है ना। हाँ, तो ये लाइन याद रखिएगा कि जो स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। ओके, हाँ, देन आते हैं फोर्थ, जो फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इसमें हमारी फर्स्ट
लाइन क्या समझा रही है, ये यहाँ पर मेंशन है कि ग्लोबल वेरिएबल को दूसरी फाइल या फंक्शन में एक्सेस करने के लिए इस स्टोरेज क्लास का यूज होता है। इसका जो स्कोप है, ये स्कोप इसका ग्लोबल है, मतलब हर एक ये मल्टीपल फाइल्स में एक्सेस किया जा सकता है और इसकी लाइफ टाइम भी इंटायर प्रोग्राम में रहेगी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक चलता रहेगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, एग्जांपल के लिए ये है लाइफ। यहाँ पर int x10 है तो यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब ये पूरे प्रोग्राम में चलता रहे, यूज होता रहेगा, कहीं से भी एक्सेस कर ले। और हाँ, यहाँ डिफरेंस ऑटो एंड स्टैटिक के बीच में यहाँ मेंशन है, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि इसका लाइफ टाइम ब्लॉक, इसका लाइफ टाइम इज होल प्रोग्राम, वैल्यू लॉस्ट आफ्टर फंक्शन एंड, जब फंक्शन एंड हो जाता है तो इसकी वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, इसकी वैल्यू रिटेन्ड रहती है। इसमें गार्बेज डिफॉल्ट वैल्यू है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो। ठीक, तो कंक्लूजन के लिए अगर आपको ऊपर की चीजें ना भी याद रहे, बट अगर इतनी याद रहती हैं तो आप आंसर फ्रेम कर पाए। मतलब स्टोरेज क्लासेस कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स की विजिबिलिटी और लाइफ टाइम का जो कंट्रोल है, ठीक, स्टोरेज क्लास ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ठीक, मतलब हाँ, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स को कंट्रोल कौन करता है? स्टोरेज क्लास। ठीक, ऑटो एंड रजिस्टर आर यूज्ड फॉर टेम्परेरी लोकल वेरिएबल्स। ठीक, मतलब अगर हम टेम्परेरी लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑटो स्टोरेज क्लास एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। स्टैटिक इज यूज्ड व्हेन वैल्यू मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ठीक, जो हम मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हमें प्रिजर्व करके रखनी है तो हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। एक्सटर्न ये यूज होता है फॉर शेयरिंग वेरिएबल। ओके, जब हमारे मतलब शेयरिंग वेरिएबल्स हों और वो मतलब बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स के बीच में हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ओके, सो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक, और फिर एक और आता है लिंकर एंड लोडर। ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, इजी ही है, इसमें टेबल के फॉर्म पे बनाइएगा डिफरेंसेस। तो इसका बेसिस यहाँ है, इसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, लाइक जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, तो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक लाइन ही ट्रांसलेट करता है। इसमें जनरेट्स होते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। ठीक, और जो मतलब एरर हैंडलिंग के लिए है, तो जो कंपाइलर होता है वो सब के सब मतलब जितने एरर आ रहे हैं उनको ये मतलब डिस्प्ले कर देता है कंपाइलेशन के बाद में। और इसमें जो है, इसमें कंपाइलेशन के बाद में होते हैं एक बार में। ठीक, इसमें है तो लाइन बाय लाइन एरर शो हो जाते हैं, किसमें? इंटरप्रेटर में। एग्जीक्यूशन स्पीड इसमें फास्ट होती है, कब? मतलब कंपाइलेशन के बाद। इसमें मतलब स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है, किसमें? इंटरप्रेटर में। और मेमोरी की रिक्वायरमेंट बात करें तो कंपाइलर में ज्यादा होती है, और जो इंटरप्रेटर है उसमें हमें लेस मेमोरी की नीड होती है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है आफ्टर कंपाइलेशन, और इसमें है तो मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ही, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन चलता है। इसके लिए हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये C++, जावा में हमारा कंपाइलर यूज करते हैं, और पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में इसमें क्या करते हैं? इंटरप्रेटर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, तो ये है डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। तो इसके बेसिस क्या हो गए? फंक्शन और लिंकर एंड लोडर। ठीक है, तो इसमें है तो ये कंबाइन ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरीज, तो ये ऑब्जेक्ट फाइल्स को और लाइब्रेरीज को कंबाइन करता है, और ये लोड करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी। ठीक, तो ये मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लोड करता है। कौन? लोडर। ठीक है, देखो यार सिंपल ऐसे समझ लो कि जो लोडर है वो लोड करता है किसको? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, किसमें? मेमोरी में। और ये क्या करता है? ये कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स को और लाइब्रेरीज को। ठीक, और इसमें इनपुट के लिए ऑब्जेक्ट फाइल, यहाँ ब्रैकेट में डॉट ऑब्जेक्ट, और इसमें मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। ठीक, और आउटपुट में इसमें मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिलती हैं, और इसमें प्रोग्राम लोडेड इन रैम। ठीक, और वर्क डन, रिजॉल्व एक्सटर्नल रेफरेंसेस, एलोकेटेड मेमोरी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। पहले इसमें मतलब मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मतलब एलोकेट करता है, देन इसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, वर्क आफ्टर कंपाइलेशन, इसमें मतलब टाइम ऑफ ऑपरेशन की बात करें, इसमें होता है वर्क आफ्टर लिंकिंग, जैसे लिंक हो जाता है उसी के बाद में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसमें लिंकिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स, इसमें लोडिंग प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। ठीक, इसमें जो प्रोग्राम होता है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा ना भी आप पढ़ें तो 3 से 4 डिफरेंस अच्छे से पढ़ लें, उसी को अच्छे से आप वहां रिप्रेजेंट कर देंगे, काफी होगा, इनफ होगा। ओके, देन कंक्लूजन की बात करें, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस।
ठीक। तो जो मतलब कंपाइलर होता है वो पूरे सोर्स कोड को, होल सोर्स कोड को मशीन कोड में एक बार में ही चेंज कर देता है, ठीक, कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन, ठीक। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, लाइक हमने कोड ये लिखा हमारा 3 लाइन का मान लो कोड है, ठीक। तो इंटरप्रेटर पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। जबकि जो कंपाइलर है वो हमारा एक बार में पूरा कोड कर, ठीक, इसको कन्वर्ट कर देगा सोर्स कोड को किसी मशीन कोड में। और यहाँ लिंकर की बात करें तो अ लिंकर प्रिपेयर द फाइनल एग्जीक्यूटेबल बाय कंबाइनिंग मॉड्यूल व्हाइल अ लोडर प्लेसेस दैट एग्जीक्यूटेबल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ तक में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब के सब कवर हो गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है। ये क्या मैनेज करता है? ये मैनेज करता है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड फाइल्स को, ठीक। ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसेस, मतलब ये जो जितने प्रोग्राम है उनका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल करता है और जितनी प्रोसेस है उनका भी, ठीक। और ये प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर से अगर हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए एग्जांपल के लिए बता दो, विंडो है और जैसे लिनक्स है और यूनिक्स, ठीक। जैसे iOS वगैरह यूज होता है तो वो मतलब एप्पल के उसमें यूज होता है, ठीक। और जैसे मैकबुक वगैरह में है तो मैक ओएस। देन सेकंड शॉर्ट आंसर है तो इसमें है इलस्ट्रेट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट, तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? इनपुट यूनिट, जहां से हम मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट देते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंटर किया कोई की या हमने माउस की बटन क्लिक किया, ये हो गया इनपुट। सीपीयू जहां पर जो हमने दिया है उसकी प्रोसेसिंग होगी और मतलब प्रोसेस होने के बाद जहां डेटा स्टोर होगा वो होगी मेमोरी यूनिट। आउटपुट जहां पर यूजर को फाइनल आउटपुट मिलेगा, मतलब प्रोसेसिंग के बाद में, ठीक, वो होता आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट लाइक मॉनिटर हो गया जहां पर हम आउटपुट देख पा रहे हैं, ओके। स्पीकर हो गया जहां से हम सुन पा रहे हैं, ठीक। और इनपुट यूनिट जो होता है वो एक्सेप्ट करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। सीपीयू परफॉर्म करता है, ये मतलब प्रोसेसिंग करता है किसका यूज करके? एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने अरिथमेटिक ऑपरेशन है लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब, ठीक। एंड कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और जो लॉजिक है तो लॉजिक यूनिट में क्या क्या चीजें हो जाएंगी? इसमें लॉजिक ऑपरेशन हो जाएंगे लाइक मतलब एंड और जैसे मतलब कंपैरिजन, ये सब, ठीक। देन जो मतलब मेमोरी यूनिट होती है वो स्टोर करती है डेटा को और ये करती है मतलब प्रोग्राम को भी, और फाइनल जो रिजल्ट जो प्रोसेसिंग के बाद में होता है वो भी स्टोर होता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? ये होता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक। इसमें दो मतलब मेमोरी है तो मेमोरी में हमें दो बनानी होगी, यहाँ सेकेंडरी और यहाँ पर प्राइमरी, ठीक। और आउटपुट यूनिट जो है तो वो डिस्प्ले करती है द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। और जैसे आउटपुट यूनिट है तो वो यूजर को मतलब प्रोसेस्ड रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो शो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आउटपुट यूनिट में। लाइक आप मॉनिटर में या फोन में ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका आउटपुट यूनिट, ठीक। तो इसमें आप आउटपुट देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ओके। देन थर्ड आते हैं ये हमारा डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी। तो सी में डेटा टाइप्स, तो इसमें टाइप ऑफ डेटा, देन इसमें डिटरमाइन द मेमोरी साइज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल, और डेटा टाइप डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड। ये भी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। दे हेल्प द कंपाइलर टू टाइप चेकिंग, एग्जांपल के लिए इंट, फ्लोट, कैरी, ठीक। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ठीक। सोर्स कोड को मशीन कोड में जो बदलने के लिए एज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम वर्क करता है। ये क्या ट्रांसलेट करता है? ये करता है इंटायर प्रोग्राम को एक बार में, ठीक। और ये जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। इसमें जो एरर है वो मतलब डिस्प्लेड हो जाते हैं कब? आफ्टर कंप्लीट कंपाइलेशन, जब पूरा कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल के लिए सी कंपाइलर। फिफ्थ है हमारा ये है हमारा मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी होता है बेस्ड ऑन स्पीड एंड कॉस्ट, ठीक। तो मतलब मेमोरी को एक ऐसे अरेंजमेंट में रखना, मतलब मेमोरी की जितनी भी यूनिट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड एंड कॉस्ट, ठीक। और इसमें इंक्लूड होते हैं क्या क्या? रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और हाँ, फाइनल आपको बता दूं कि ये जो पिरामिड वाला मेमोरी हायरार्की था इसको अच्छे से एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपका पेज भी भर जाएगा और मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक। और फास्टर मेमोरी जो होती है वो कॉस्ट में ज्यादा होती है बट साइज में स्मॉल होती है। जो मतलब स्लो मेमोरी होती है वो चीप होती है बट साइज उसका अच्छा होता है। लाइक आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी बट वो मतलब स्लो है, ठीक। और इट इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक। तो जो मेमोरी की हायरार्की किस लिए हम मतलब पढ़ रहे हैं या क्यों यूज किया जाता है?
सिस्टम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट की है। ये अप्रॉक्स 1 आवर का लेक्चर है, तो इसमें हमने यूनिट 1, ऐसे ही हम डेली एक एक यूनिट अपलोड करेंगे, तो और भी यूनिट जो आपकी यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th वो अपलोड हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बैचमेट्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी कम टाइम में अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकें और उनके भी बेसिक से और मतलब एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर कर सकें। ओके, और हाँ, बाकी सब्जेक्टिव के भी हमने कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप AKTU फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसमें आपके जो भी आने वाले सब्जेक्ट हैं वो भी आपके वहां पर अपलोडेड है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लाएंगे यूनिट 2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।